हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कौन कहता है कि दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती। दुनिया में आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जो हमारी समझ से बाहर है। भूत प्रेत चुड़ैल, ये सारे नाम उन्हीं में से एक है। कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं हमेशा हमारे आसपास ही कहीं होती है, बस वो हमें नजर नहीं आती क्योंकि उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग होती है। पर हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जो उनकी दुनिया को हमारी इंसानी दुनिया से जोड़ती है। कुछ चीजें जिन पर सिर्फ उनका हक चलता है। आज की कहानी ऐसे ही 3 दोस्तों के बारे में है जिनका जाने अनजाने में एक ऐसी खौफनाक चीज से सामना हो जाता है जो कि उनकी समझ से बाहर है। रोहन, नितिन और प्रकाश तीनों भी बचपन के दोस्त थे। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की, खेले भी एक साथ, कहीं घूमने फिरने जाना हो तो वो भी एक साथ ही जाते थे। तीनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उन तीनों में एक खास बात थी, वो ये कि अनजान जगहों पर जाकर उन्हें एक्सप्लोर करने में उन्हें बहुत मजा आता था। पर जैसे जैसे वो तीनों बड़े होते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई और फिर वो एक दूसरे से दूर होते चले गए। कुछ सालों में तीनों की शादी भी हो गई तो मिलना जुलना भी बंद हो गया। अब कभी कभार बात होती थी, वो भी चैटिंग पर। हर बार तीनों में सिर्फ एक ही बात होती थी कि चलो ना एक दिन मिलते हैं, बहुत साल हो गए हैं, हमें फिर से कोई प्लान करना चाहिए, चलो कुछ एडवेंचर, कुछ एक्साइटिंग प्लान करते हैं। पर हमेशा ऐसी ही बातें होती थी पर कुछ प्लान नहीं हो पा रहा था। और फिर एक दिन नितिन को एक अनजान जगह के बारे में पता चला तो उसने अपने ऑफिस से रोहन और प्रकाश को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। हेलो हेलो, रोहन, प्रकाश, दोनों लाइन पर हो? दोनों ने हाँ कहा। तो नितिन ने कहा, अच्छा तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ एक चपरासी है। कुछ दिन पहले उसको बात करते सुना था कि उसके गांव के आसपास एक बहुत ही अजीब सी जगह है। कोई बहुत ही सुनसान जंगल है शायद, जो आजकल कुछ अफवाहों के चलते बंद पड़ा हुआ है। मतलब अब वहां कोई आता जाता नहीं। और अब परसों सैटरडे है, उसके बाद संडे, मतलब ऑफिस को छुट्टी, और मंडे से वेंसडे लगातार 3 दिन गवर्नमेंट हॉलीडे भी है। तो फिर क्या कहते हो? नितिन की बात सुनकर वो दोनों खुश तो हुए, लेकिन फिर परिवार की बात बीच में आ रही थी। तो नितिन ने कहा, देखो ऐसा चांस फिर नहीं आएगा। मैं तो शनिवार सुबह अपनी वाइफ को और बेटी को उसके भाई के घर छोड़ दूंगा, और वैसे भी हम करीब करीब 6 साल बाद मिल रहे हैं, तो वो तो हमें मना नहीं करेंगे। बोल देना कि हम तीनों एक साथ बाहर जा रहे हैं, बस जगह और प्लान के बारे में कुछ मत बताना। और फिर कुछ देर सोचने के बाद रोहन और प्रकाश ने उसे हाँ कहा। तो नितिन ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं प्लान को फिक्स करता हूँ और उस जगह के बारे में बाकी सब जानकारी निकाल लेता हूँ। ओके, बाय। अगले ही दिन तीनों में फोन पर फिर से बात हुई। नितिन ने उस जगह के बारे में जो जानकारी निकाली थी वो उन दोनों को बता दी। अरे वो जगह महाराष्ट्र के कहीं वेस्टर्न घाट में कहीं पहाड़ियों में है, तो हम तीनों लोनावला में मिलेंगे और फिर वहां किसी सेफ जगह पर अपनी गाड़ियां पार्क कर किसी एक ही कार से आगे निकल जाएंगे। तीनों वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत सालों बाद जो मिल रहे थे। ऐसी जगहों पर जाने के लिए जो भी जरूरी सामान था वो उन्होंने अपने साथ पैक कर लिया। और फिर जैसा डिसाइड हुआ था, तीनों ने अपने अपने घर से छुट्टी ली और तीनों शनिवार रात रत्नागिरी की ओर निकल पड़े। अब तीनों एडवेंचर के नाम पर निकल तो पड़े थे, पर शायद वो तीनों इस बात से अनजान थे कि कुछ चीजें एडवेंचर के लिए नहीं होती। अब उस रात करीब 2 या 3 बजे के बीच तीनों लोनावला में पहुंचे। उन्होंने लोनावला में एक होटल में अपने लिए एक कमरा बुक किया और वहां अपनी गाड़ियां पार्क कर फ्रेश होकर आगे निकल गए। घूमते फिरते रास्ते में पूछताछ करते करते वेस्टर्न घाट के पास पहुंचने में उन्हें सुबह के 10 बज गए। तो उन्होंने वहां एक लोकल आदमी की मदद ली और उनके घर पर ही थोड़ा आराम किया। गाड़ी को भी उसी आदमी के घर बाहर खड़ा कर दिया। उस आदमी ने भी उन तीनों दोस्तों को कुछ खाने पीने का जरूरी सामान दिया और शाम तक वापस लौट आने को कहा। उन्होंने बस हाँ कहा और दोपहर होने से पहले ही वो तीनों वेस्टर्न घाट की पहाड़ी इलाके में घूमने निकल पड़े। रोहन,
नितिन और प्रकाश। ऐसा पहली बार नहीं था कि वो किसी पहाड़ी जंगल इलाके में घूम रहे थे, पर आज तक का उनका एडवेंचर जंगली जानवरों तक ही था। भूत प्रेत या फिर शैतानी आत्माओं से बाधित चीजों से उनका कभी सामना नहीं हुआ था। ये नितिन ही था कि जिसकी जिद की वजह से रोहन और प्रकाश ने हाँ कर दी थी। अब वो दिन भर पहाड़ी जंगल में घूमते रहे। न कितने किलोमीटर उन्होंने पैदल चलकर तय किया था। रोहन भी बहुत ज्यादा थक गया था। रोहन ने थकान के मारे पीठ से अपनी बैग उतारकर एक बड़े पेड़ के पास नीचे रखते हुए कहा, यार पिछले 2.5-3 घंटे से बस चल ही रहे हैं। न कोई होटल दिखाई दे रहा है और न ही कोई रहने लायक जगह। तुम दोनों को पता न हो, पर हम चलते चलते 10 से 12 किलोमीटर आगे निकल आए हैं और अब कुछ देर बाद रात भी हो जाएगी। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तो नितिन ने कहा, अरे अभी तो सिर्फ दोपहर के 3 बजे है, और थोड़ी देर ढूंढते हैं ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे। तो प्रकाश ने अपने आसपास देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई होटल वगैरह होगा। जहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी जगह पर कोई क्यों होटल खोलेगा? उसे परवड़ना भी तो चाहिए। तो नितिन ने भी अपना बैग नीचे रखते हुए कहा, एक आखिरी ट्राई करते हैं, और वैसे भी हम घूम ही तो रहे हैं, ये भी तो एक एडवेंचर की तरह ही है ना। तो रोहन ने कहा, अब बैठ ही गए हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। रोहन की बात सुनकर प्रकाश ने भी अपना बैग उतारकर नीचे रख दिया। रोहन ने अपनी बैग से कुछ सामान निकालने के लिए बैग उठाना चाहा तो देखा कि उस बैग का स्ट्रैप उसी पेड़ की एक जड़ में फंसा हुआ था। वो देख उसे थोड़ा अजीब सा लगा। उसने मन ही मन में सोचा कि अरे ये क्या, अभी कुछ मिनट पहले यहाँ कोई जड़ नहीं थी और ये कहां से आ गई, वो भी बैग के स्ट्रैप से होकर निकली है। फिर उसने एक नजर ऊपर पेड़ की ओर देखा तो वो पेड़ काफी बड़ा था पर बहुत काला पड़ा हुआ था। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, बस सूखी लकड़ी, सूखी शाखाएं थी। रोहन को तब जाकर ये एहसास हुआ कि जब वो इस पेड़ के नीचे आया था तो उसे अचानक ही बहुत ठंडा महसूस होने लगा था। तो उससे लगा था कि ये पेड़ बहुत घना होगा, जबकि पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। लेकिन फिर भी उस पेड़ के नीचे की जगह बहुत शांत, नॉर्मल और ठंडी थी। अजीब बात थी। तो फिर उसने सोचा, जंगल इलाका है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये नेचर इतना अजीब है कि इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और फिर उसने किसी तरह अपने ट्रैकिंग बैग को उस पेड़ की जड़ से छुड़ाकर बैग से स्लीपिंग बैग निकाला और उसे बिछाकर उस पर लेट गया। नितिन और प्रकाश भी अपने अपने बैग को पीठ पर लगाकर बैठे हुए थे। नितिन और प्रकाश आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें रोहन के खर्राटों की आवाज आने लगी। तो नितिन ने कहा, अबे ये क्या, ये तो सच में सो गया। प्रकाश ने कहा, सोने दे यार, थोड़ी झपकी ले लेगा तो फ्रेश हो जाएगा। पर तब प्रकाश ने महसूस किया कि उसकी भी आंखें बात करते करते बंद होने लगी थी। तो उसी हालत में उसने कहा, नितिन शायद मुझे भी नींद आ रही है यार। और इतना कहकर प्रकाश भी कुछ ही सेकंड्स में खर्राटे मारने लगा। नितिन ने देखा तो वो अपने आप में हंस पड़ा। साले, शहर में रहकर दोनों बहुत आलसी हो गए हैं। थोड़ी देर चले नहीं कि इन्हें नींद आने लगी। पर नितिन को समझते देर नहीं लगी कि उसे भी झपकियां आ रही थी। वो झपकियां ऐसी थी जैसे कोई उन्हें वहां जबरदस्ती सुलाना चाहता हो। नितिन बार बार अपने चेहरे पर पानी मार रहा था, बार बार अपने हाथों से अपनी पलकों को खींच रहा था। पर कुछ देर में ही उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसका अपने शरीर पर कोई काबू ही न रहा हो। और न चाहते हुए भी नितिन की आंख लग गई। उस दौरान कितना वक्त गुजर गया तीनों को पता भी नहीं चला। नितिन नींद में जरूर था पर अंदर से वो जाग रहा था। वो बार बार अंदर ही अंदर अपने आप को जगाने की, अपने शरीर को उठाने की कोशिश कर रहा था। जब नितिन की आंख खुली तो जागते ही पहले उसने घबराकर अपने आसपास देखा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया हो, पर आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद वो अब भी नींद में है। तो उसने अपने आप से ही कहा, अबे ये क्या है, मेरी आंखें खराब हो गई क्या, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और फिर उसने अपने हाथ की डिजिटल वॉच में देखा तो उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। वो देखते ही उसके बदन में जैसे सरसराहट सी हो गई। उसने एक बार फिर अपनी आंखें मसलते हुए, आंखें बड़ी बड़ी करते हुए घड़ी में देखा
रात के 8 ही बज रहे थे। अबे यार, ये क्या हो गया? और उसने उठने की कोशिश की तो उसका पैर किसी पेड़ की जड़ में फंसा हुआ था और वो जोर से चिल्लाया, अबे यार, अब ये क्या मुसीबत है? उसने किसी तरह अपने पैर को जड़ से छुड़ा लिया और अपनी बैग से टॉर्च निकालकर उसकी लाइट प्रकाश और रोहन के चेहरे पर मारी। अबे सालो, उठो, रात के 8 बज गए हैं। हम इतने आराम से सोए हैं जैसे घर के बेडरूम में हो। नसीब अच्छा है कि कोई जंगली जानवर हमारा डिनर करने यहाँ नहीं आया। उन दोनों ने उठने की कोशिश की तो उन्हें भी पेड़ की जड़ों ने जकड़ रखा था। किसी का हाथ जड़ में फंसा हुआ था तो किसी का पैर। एक जड़ तो प्रकाश के गर्दन तक पहुंच चुकी थी। तो नितिन अपने आप को छुड़ाकर झट से उनके पास चला गया और उन जड़ों को काटकर उसने उन्हें छुड़ाया। वो तीनों भी ऐसी हालत में थे जैसे उन्होंने कोई नशा किया हो। प्रकाश ने नितिन से पूछा, नितिन यार, दोपहर तूने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं था ना? तो नितिन ने सफाई देते हुए कहा, पागल है क्या? कुछ खाना पीना ही होता तो तुम दोनों को नहीं बताता। हम यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं, न कि मरने। और ऐसी जगह पर मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा? हमारा हमेशा से यही रूल रहा है, ऐसी जगहों पर जंगली जानवरों से जान का खतरा होता है और अगर हम नशा करेंगे तो खुद को बचा नहीं पाएंगे। तो नो नशा और नो ड्रिंक्स। तभी रोहन ने अपने हाथ और पैर को साफ करते हुए कहा, अबे मुझे मेरे हाथ और पैर पर कुछ गीला गीला लग रहा है यार। तब तक प्रकाश ने भी अपनी टॉर्च जला ली थी। तो नितिन और प्रकाश दोनों ने रोहन की ओर टॉर्च की लाइट में देखा तो उसके हाथ और पैर पर छोटे छोटे होल हो चुके थे और उनसे खून निकल रहा था। वो देख रोहन बहुत ही घबरा गया। अबे ये क्या चीज है? ये खून कहां से आया? तो फिर प्रकाश ने भी अपने हाथ, पैर और गर्दन को देखा तो उसके भी हाथ, पैर और गर्दन पर खून लगा हुआ था। नितिन की भी सेम हालत थी, उसके भी पैर से खून निकल रहा था। पर फिर भी नितिन ने दोनों को संभालते हुए कहा, अरे शायद हम नींद में इस पेड़ की जड़ों में फंस गए होंगे और शायद ये कोई जहरीला पेड़ होगा, इसीलिए हमें ये एलर्जी वगैरह हुई होगी। तो रोहन ने बात को और साफ करते हुए कहा, नहीं, बात कुछ और ही लगता है। ये पेड़ जहरीला नहीं लगता मुझे लगता है ये पेड़ यही चाहता था कि हम यहाँ सो जाए। कुछ भी, हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अब रात हो गई है तो तू मुझे डराना चाहता है ना? तो प्रकाश ने कहा, यार मुझे भी रोहन की बात ठीक लग रही है। रोहन ने फिर से कहा, शायद तुम दोनों ने एक बात को महसूस नहीं किया जो मैंने किया है। हम तीनों जैसे ही इस पेड़ के नीचे आए थे, हमें अपने आप ही नींद आने लगी थी, इतनी कि हमें अपने आप पर कंट्रोल ही ना हो। और अब भी ऐसी हालत है जैसे कि हम आधी नींद में हो। हम होश में है भी और नहीं भी। प्रकाश ने कहा, हाँ यार, ये सच है, मेरी भी कुछ कुछ ऐसी हालत है। तो रोहन ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, और एक बात कि मैं जब इस पेड़ के नीचे आया था तो मुझे बहुत ही ठंडा महसूस होने लगा था, जबकि इस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है। नितिन को भी रोहन की बात सुनकर उस जगह के बारे में कुछ कुछ शक होने लगा था। तब तीनों ने कुछ पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज सुनी। तीनों ने एक साथ झट से टॉर्च की लाइट को पेड़ के ऊपर मारा, पर पेड़ पर एक भी पत्ता था ही नहीं। तो ये सरसराहट किस चीज की थी? फिर उन्हें लगा कि शायद कोई सांप वगैरह होगा। उन तीनों ने फिर अपनी टॉर्च की रोशनी को नीचे जमीन पर घुमाकर यहाँ वहां देखा और फिर जो उन्होंने देखा वो देख तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनका शरीर कांप उठा। एक सनक पांव से होते हुए दिमाग तक दौड़ गई। उन्होंने देखा कि उस पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो जड़ें इंच दर इंच बढ़ती जा रही थी। वो देख तीनों खड़े हो गए। तो नितिन ने कहा, अबे भागो यहाँ से, ये कोई अजीब जानवर लगता है जो जड़ों की तरह दिखाई दे रहा है। उन तीनों ने अपनी अपनी बैग उठाई और वहां से भागने लगे। वो तीनों ये समझ चुके थे कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, पर अजीब बात ये थी कि उन्हें भागना भी मुश्किल लग रहा था। वो एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पार करने के बाद तीनों एक जगह पर रुक गए। रोहन ने कहा, हाँ, अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। न जाने उस पेड़ ने हम पर क्या जादू कर दिया था। तभी प्रकाश ने सामने की ओर टॉर्च की लाइट मारते हुए कहा, अरे वो देखो, वहां कोई मकान है शायद।
नितिन ने भी टॉर्च की रोशनी में देखा। मकान मिट्टी का बना हुआ था और बहुत ही टूटा फूटा भी था, पर रात गुजारने के लिए काफी था। तो नितिन ने कहा, चलो उस मकान के पास चलकर देखते हैं, रहने लायक है भी या नहीं। तीनों भी यहाँ वहां देख आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। वो पेड़ को काफी दूर छोड़ आए थे, पर असल में वो तीनों ऐसी हालत में थे कि उन्हें थोड़ी दूरी भी बहुत लंबी लग रही थी। उन्हें लगा कि अब उन्हें उस पेड़ से कोई खतरा नहीं है, पर यह तो बस शुरुआत थी। तीनों भी उस घर के पास पहुंच गए। उन्होंने घर के आसपास टॉर्च की रोशनी में देखा। मकान की छत से नीचे की ओर झुकी पेड़ों की जड़ें लटक रही थी। बाकी उस मकान के आसपास कुछ भी नहीं था। दरवाजा भी खुला था, जैसे वो मकान उन्हें अंदर आने के लिए कह रहा हो। तो नितिन अपने एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में टॉर्च लेते हुए धीरे से उस मकान की ओर बढ़ा और उस घर के अंदर कोई जानवर वगैरह तो नहीं है, ये कंफर्म किया। अंदर सब ठीक था, तो तीनों भी घर के अंदर चले गए। नितिन ने अंदर जाते ही उस मकान का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तो रोहन ने कहा, कितनी अजीब बात है ना, इतने घने जंगल में ऐसी डरावनी जगह पर इस मकान में कौन रहा होगा क्या पता। प्रकाश ने भी टॉर्च मारते हुए उस मकान को अंदर से ठीक से देखा। जगह जगह पर जालियां बनी हुई थी, दीवारों पर जगह जगह क्रैक पड़े हुए थे। नितिन ने सबसे पहले आग जलाने का इंतजाम किया। आसपास पड़ी लकड़ियां वगैरह इकट्ठा कर मकान के बीचों बीच उसने आग जलाई। उससे मकान के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी हो गई। रोहन और प्रकाश ने अपने आसपास की जगह को साफ कर लिया और फिर तीनों ने भी राहत की सांस ली और फिर आग के आसपास बैठ गए। जंगल होने की वजह से धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही चली जा रही थी। रोहन ने अपनी बैग से कुछ खाने का सामान निकाला और दोनों के सामने रख दिया। आपस में बातें करते हुए वो स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही तीनों एकदम शांत हो गए। वो आवाज सरसराहट भरी थी, जैसे कोई सांप सूखे पत्तों के बीच से होते हुए बड़ी तेजी से उनकी ओर आ रहा हो। वो आवाज सुन तीनों के भी कान खड़े हो गए, पर जैसे ही वो तीनों शांत हुए वो आवाज आना भी बंद हो गया। प्रकाश ने कहा, क्या तुम दोनों ने भी वो आवाज सुनी? रोहन ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा, पर उस आवाज को सुनकर नितिन अब और चौकन्ना हो गया था। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि खतरा अभी तक टला नहीं है। फिर भी उसने उन दोनों से कुछ नहीं कहा। वो फिर से आपस में बातें करने लगे। रोहन ने अपने हाथ और पैर के जख्म देखते हुए कहा, जब मैं वहां उस पेड़ के नीचे सो रहा था तब मैंने एक बड़ी अजीब बात को फील किया था। अब मतलब भले ही मैं सो रहा था पर अंदर से मैं पूरी तरह होश में था और तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर से मेरा खून चूस रहा हो। मुझे तो शक है वो पेड़ हम तीनों का खून चूस रहा था। नितिन उन तीनों में थोड़ा समझदार था। वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था कि जिससे उनके दिल में डर बैठ जाए। उसने बात को टालना ही ठीक समझा और कहा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो पेड़ जहरीला होगा, इसलिए यह सब ऐसा हुआ है। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें दरवाजे के बाहर कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। तीनों ने शांत होकर एक दूसरे की ओर देखा। प्रकाश ने डरते हुए ही कहा, इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है? तब नितिन ने उन्हें हाथ से इशारा करते हुए शांत रहने को कहा। रोहन ने अपने बैग से छोटी कुल्हाड़ी और चाकू निकाला। नितिन ने भी अपनी सुरक्षा के लिए एक हाथ में कुल्हाड़ी और चाकू ले लिया और नितिन ने उन दोनों को पास आने का इशारा करते हुए कहा, कोई जरा सी भी आवाज नहीं करेगा। रोहन, तू और मैं हम दोनों दरवाजे के पास दाईं और बाईं तरफ छुप कर खड़े रहेंगे। प्रकाश, तू झट से दरवाजा खोल, पीछे हट जाना। अगर कुछ भी अनजान चीज होगी और तुझे देख अंदर आने की या फिर तुझ पर हमला करने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले मैं उस पर हमला कर दूंगा। और तब रोहन, तू झट से दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? हमें अगर यहाँ रात गुजारनी है तो एक साथ लड़ना होगा। असलियत में वो तीनों भी बहुत डरे हुए थे, पर फिर भी जैसे उन्होंने डिसाइड किया था तीनों दरवाजे के पास चले गए। प्रकाश ने झट से दरवाजा खोला और पीछे हट गया, पर जो उन्होंने सोचा था ये वो नहीं था। प्रकाश के दरवाजा खोलते ही
एक बड़ी सी जड़ किसी सांप की तरह लहराते हुए मकान के अंदर घुस गई और उसने प्रकाश के शरीर को चारों तरफ से लपेट लिया। रोहन ने दरवाजा लगाना चाहा, पर जड़ बीच में ही होने के कारण दरवाजा लग नहीं रहा था। वो देख नितिन भी हैरान रह गया। ये कैसी आफत है? तब तक प्रकाश दर्द के मारे अपने हाथ पैर मारने लगा था, अपने सर को बार बार झटक रहा था। रोहन भी बस नितिन पर चिल्लाए जा रहा था, कुछ कर यार नितिन, ये क्या है? काट इसे। नितिन के तो होश ही उड़ गए थे। रोहन अंधाधुंध उस जड़ पर कुल्हाड़ी से वार किए जा रहा था। वो जड़ प्रकाश को घर के बाहर खींच रही थी, पर रोहन ने दरवाजा बंद कर उस जड़ को बीच में ही फंसा दिया था और वो वार पर वार किए जा रहा था। वो देख नितिन ने भी एक के बाद एक उस जड़ पर वार करना शुरू कर दिया। प्रकाश की हालत ऐसी थी कि उसमें कुछ ताकत ही नहीं बची थी। उन दोनों के बार बार वार करने से वो जड़ बीच में ही टूट गई और बेजान होकर नीचे गिर गई। प्रकाश भी नीचे गिर पड़ा। तब रोहन ने झट से दरवाजा बंद कर लिया। उस 2 मिनट में जो कुछ भी हुआ था उसने उन दोनों को अंदर से बहुत डरा दिया था। पर उस दौरान प्रकाश का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था। वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रोहन भी बहुत घबराया हुआ था। दरवाजा लगाते ही वो पहले दौड़कर प्रकाश के पास गया। प्रकाश, प्रकाश तू ठीक तो है ना? प्रकाश, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? पर प्रकाश एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। नितिन भी उसके पास चला गया। क्या हो तुझे प्रकाश? ऐसे शांत क्यों बैठा है? कुछ तो बोलिया। रोहन ने प्रकाश को जगाना चाहा, उसे हिलाने की कोशिश की, पर उसकी आंखें लाल हो गई थी। प्रकाश ने अपने दांतों को कस के दबाया हुआ था और उसका अकड़ा हुआ चेहरा देख रोहन का खून जम सा गया। प्रकाश की वो हालत देख नितिन भी पीछे हट गया, क्योंकि प्रकाश एक अजीब तरह से आवाज कर रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम यहां से बचकर निकल जाओगे? ऐसा कहकर वो अजीब तरह से हंसने लगा। वो देख नितिन जोर से चिल्लाया, प्रकाश क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और तब प्रकाश झट से होश में आ गया और उसने कहा, क्यों? क्या हुआ? क्या किया मैंने? कुछ गलत हुआ क्या? रोहन ने डरते हुए कहा, मतलब अभी जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? प्रकाश ने कहा, नहीं यार, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नींद से जाग रहा हूं। पर तभी रोहन नीचे जमीन पर गिर पड़ा। तब नितिन ने कहा, अब इसे क्या हुआ? प्रकाश की हालत बहुत ही खराब थी। वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। प्रकाश ने अब रोहन को होश में लाने की कोशिश की। रोहन उठ यार, तुझे क्या हुआ अब? रोहन ने अपनी गर्दन अजीब तरह से पीछे घुमाते हुए कहा, जो तुझे हुआ था वही मुझे हुआ है। हमारी मौत पक्की है, उसे हमारा खून चाहिए। रोहन की वो अजीब आवाज सुनकर नितिन ऐसे पीछे हटा जैसे उसे जोर का झटका सा लगा हो। प्रकाश और नितिन वो सब देख रहे थे, पर सब उनके समझ के बाहर था। सब अजीब था। वो पेड़ की जड़ें, वो उनका बेहोश होना और अब उस पेड़ की जड़ का हमला, सब उनकी समझ से बाहर था। कुछ ही सेकंड्स में रोहन भी होश में आ गया। क्या हुआ मुझे? मैं ऐसे क्यों पड़ा हुआ हूं? तभी प्रकाश उठकर खड़ा हो गया और उसने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि हमारी मौत होने वाली है। और वो भी अजीब तरह से हंसते हुए दरवाजे की ओर जाने लगा। रोहन को समझते देर नहीं लगी कि प्रकाश दरवाजा खोलने वाला है। नितिन और रोहन ने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया तो प्रकाश फिर से होश में आ गया। तीनों भी अब होश में थे, पर तीनों समझ गए थे कि वो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। वो तीनों भी बुरी तरह से कांप रहे थे। मौत उन तीनों को छूकर गुजरी थी। उन्हें उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। रोहन बार बार अपना पसीना पोंछ रहा था। नितिन, प्रकाश, यार हमें यहां से भाग जाना चाहिए। वो क्या चीज है हमें पता ही नहीं, तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? नितिन ने भी डरते हुए कहा, नहीं, इस वक्त बाहर जाने की गलती कोई नहीं करेगा। फिलहाल हम यहीं सेफ है, बाहर कुछ भी हो सकता है। और तभी उन्हें फिर वही सरसराहट भरी आवाज सुनाई देने लगी, पर अब वो आवाज मकान के हर तरफ से आ रही थी। जैसे उस मकान के आसपास सब तरफ वो खूनी जड़ें फैल रही थी।
उस मकान को वो अपनी चपेट में ले रही थी। ये आवाज सुनकर रोहन बहुत ही डर गया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जिस जड़ को काटा था वो अपने आप ही हिलने लगी थी। अब भी उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। उस जड़ से खून निकल रहा था, जैसे कि वो किसी इंसान का हाथ हो, जैसे कि वहां का वो पेड़ पानी पर नहीं बल्कि खून पर जिंदा हो। और वो दिखता तो पेड़ था, पर वो कोई पेड़ नहीं था। रोहन बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर भागने लगा। नितिन ने आवाज दी और समझाने की कोशिश की, बाहर मत जा रोहन, मत जा बाहर। पर वो मानने को तैयार नहीं था। और फिर रोहन ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। पर जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर उसे कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि दरवाजे में बस वो खूनी लाल जड़ें थी। मतलब साफ था कि उन खूनी जड़ों ने पूरे मकान को हर तरफ से घेर लिया था। रोहन फिर से दरवाजा बंद कर मकान के अंदर आ गया और उसने नितिन से कहा, देखा, तुमने देखा ना वो? अब हम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अपनी मौत को सामने देख डर के मारे रोहन ने बचाओ बचाओ ऐसे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पर तब नितिन ने उसे कुछ नहीं कहा। वो समझता था कि ऐसी घने जंगल में उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। तभी उन्होंने देखा कि उस मकान की दीवारों की क्रैक से छोटी छोटी खूनी जड़ें मकान के अंदर आ रही थी। प्रकाश तो ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसमें जरा सी भी जान न हो। नितिन अंदर आती उन जड़ों से अपने आप को और प्रकाश को बचाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर छत से भी होकर जड़ें अंदर आ रही थी। वो ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर किसी इंसान को एक ही झटके में निगल जाए। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी खूनी जड़ें घर के अंदर यहां वहां फैल चुकी थी और रेंगते हुए उन तीनों की ओर बढ़ रही थी। तभी उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। बहुत सारे पैर जो शायद दौड़कर उस मकान की ओर ही बढ़ रहे थे। और फिर उन्हें कुछ काटने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में वो खूनी जड़ें अपने आप ही पीछे हटने लगी। वो देख उन तीनों को राहत महसूस होने लगी। तभी बाहर से कुछ लोग दरवाजे के पास उन खूनी जड़ों को काटकर मकान के अंदर आ गए। और अंदर आते ही एक आदमी ने उनसे पूछा, तुम तीनों ठीक तो हो ना? बहुत सारे लोग थे वो, 20-25 या फिर उससे कई ज्यादा। पर वो तीनों भी बहुत डरे हुए थे, जवाब देने की हालत में ही नहीं थे। तभी एक आदमी ने आगे आकर कहा, हाँ, अरे यही तो है वो तीनों। अच्छा हुआ भाऊ तुम तीनों मिल गए। 3 घंटे से हम सब तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। ऐसा कहकर कुछ लोग आगे बढ़े और उन तीनों को उठाकर उस मकान के बाहर ले गए। बाहर सब जैसे नॉर्मल था। ये वही इंसान था जिसके घर के पास उन तीनों ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। बाहर आने पर तीनों ने देखा कि बाहर कोई आवाज नहीं थी, कहीं कोई खूनी जड़ नहीं थी। लोग उन्हें अपने साथ पास के गांव लेकर जा रहे थे। गांव में उनका इलाज किया गया। सुबह जब वो तीनों उठे तो वही आदमी उनके पास बैठा हुआ था। तो उसने कहा, आप शहर के बड़े लोग हो, एंजॉय करने ऐसे जंगलों में आ तो जाते हो, पर जाने अनजाने में ऐसी अनजान चीजों में फंस जाते हो। तुम तीनों शाम तक वापस नहीं आए तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग जंगल के बहुत अंदर चले गए थे। यहाँ इस जंगल में पहले भी कुछ लोग गायब हो चुके हैं। तो मैंने हमारे गांव के सरपंच को तुम्हारे बारे में बताया और फिर पूरा गांव जमा हो गया और सब कुछ न कुछ लेकर जंगल के अंदर घुस गए। पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। वो खूनी श्रापित पेड़ है। इंसानों का खून पीकर उन्हें मार देता है। बहुत साल पहले जब इस जंगल के आसपास ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे तो उस वक्त कुछ आदिवासी उस पेड़ की पूजा किया करते थे। उस पेड़ को भगवान समझकर उसे जानवरों की बलि चढ़ाते थे। उनका मानना था कि उस पेड़ में उनके पूर्वजों की आत्माएं रहती है। धीरे धीरे वो लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगे और जो कुछ बचे थे उन्हें उस पेड़ ने खा लिया। वहां एक भी इंसान नहीं बचा। अब वो पेड़ जंगल में आए हुए लोगों और जानवरों को खाता है। वो जो मिट्टी का बना हुआ मकान था ना, वो उन्हीं लोगों की प्रार्थना और पूजा की जगह थी। उस आदमी की बात सुनकर वो तीनों भी हैरान थे। तो फिर उन तीनों ने एक दिन वहां आराम किया और सारे गांव वालों का शुक्रिया कर तीनों दूसरे ही दिन सुबह वहां से लोनावाला के लिए निकल गए। नितिन, रोहन और प्रकाश तीनों मौत से तो बच गए थे, पर एक बात वो अच्छी तरह से जान चुके थे कि हर चीज एडवेंचर के लिए नहीं होती। क्या होटल में कमरा खाली नहीं है?
पर मैंने तो 2 दिन पहले ही कमरा बुक किया था। क्षमा चाहता हूं सर, पर कल रात हमने आपको कॉल करने की कोशिश की थी, पर एक इमरजेंसी के कारण हमें सारी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। अरे लेकिन अब मैं क्या करूं? इतनी रात को कहां होटल ढूंढता फिरूं? हमें बहुत खेद है सर, पर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी सर। ऐसा कहकर मैनेजर ने अपना फोन काट दिया। टैक्सी ड्राइवर मेरी सारी बातें सुन रहा था। अपने फ्रंट मिरर में मुझे देखते हुए वो बोला, क्या हुआ साहब, कोई टेंशन है क्या? तो मैंने कहा, अरे भैया 2 दिन पहले मैंने होटल में एक कमरा बुक किया था और अब वो कह रहा है कि उन्होंने सारी बुकिंग कैंसिल कर दी है। अरे साहब, आप खामखा टेंशन ले रहे हो। अपने पहचान का एक होटल है, आप कहे तो मैं आपको वहां ले चलता हूँ। हाँ, थोड़ा पुराना जरूर है पर रात गुजारने के लिए काफी है। फिर सुबह आप चाहे तो किसी और होटल में चले जाना। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, रात में बाहर घूमने से तो अच्छा है कि तुम वही ले चलो। और फिर मैंने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा, अच्छा उस होटल का नाम क्या है? जी यही आगे थोड़ी ही दूर पर है। अरे हाँ, पर कुछ नाम तो होगा ना। वो शायद मुझसे कुछ छुपा रहा था। इसके बाद थोड़ी देर वो चुपचाप बैठा रहा और फिर उसने धीरे से कहा, सर, दी ग्रैंड सिटी होटल। उसकी वो बात सुनकर मैं चौंक गया। सिटी होटल? अरे ये तो वही होटल है ना जहां पिछले साल एक सीरियल किलर ने एक लड़के का खून किया था। हाँ साहब, पर शहर में तो ये सब चलता ही रहता है। यहाँ आए दिन खून खराबा होता रहता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अरे ठीक है, पर आसपास कोई दूसरा होटल नहीं है क्या? अरे सर, होता तो मैं आपको जरूर बता देता। कुछ है पर बहुत ही महंगे हैं, और वैसे भी एक रात की तो बात है। कल सुबह आप चाहे तो दूसरे होटल में चले जाना सर। टैक्सी वाला सामने देख टैक्सी चला रहा था और मुझसे बात भी कर रहा था। ये बात तो सच थी कि महंगे होटल में रुकने लायक मेरी हालत नहीं थी। उस दौरान मैं आसपास कोई दूसरा होटल है या नहीं ये देख रहा था, पर आसपास कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद हम उस होटल के सामने पहुंच गए। ड्राइवर ने मेरा सारा लगेज रिसेप्शन काउंटर के पास लाकर रख दिया और मैनेजर से कुछ बात करके वो वहां से निकल गया। और फिर मैनेजर मेरी तरफ बढ़ा। जी सर, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो मैंने उससे कहा, एक कमरा चाहिए था रात गुजारने के लिए। मुझे बहुत नींद आ रही है। जी जरूर सर। ऐसा कहकर मैनेजर ने सारी प्रोसेस पूरी की और रजिस्टर में मेरे नाम की एंट्री कर चाबी मेरे हाथ में थमाकर होटल बॉय को मेरा सामान कमरे तक छोड़ने को कहा। होटल बॉय ने मेरा सारा सामान उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। लिफ्ट के पास जाते ही होटल बॉय ने मुझसे पूछा, साहब कमरा नंबर क्या है? मैंने कहा 203। इतना कहते ही वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगा। तो मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा हूं। और फिर कुछ देर शांत रहने के बाद उसने फिर से कहा, सर बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूं। मतलब कमरा तो अच्छा है, पर बस एक बात का ध्यान रखना, बीच रात अगर कोई आवाज सुनाई दे तो कमरे से बाहर मत निकलना। तो मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? अरे नहीं साहब, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। मुझे उस होटल बॉय की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो, एक तो मैं इस होटल में आना ही नहीं चाहता था, ऊपर से तुम ये कुछ अजीब सी बकवास कर रहे हो। तो वो होटल बॉय कुछ देर के लिए चुप रहा और फिर उस होटल स्टाफ ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया और वो वापस चला गया। लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने अपने घड़ी में देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे। मैं कमरे के अंदर जा ही रहा था कि तभी वो होटल बॉय फिर से मेरे पास आया। अरे साहब, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया। अब क्या? साहब, वो रात को 12 से 3 के बीच कुछ भी सुनाई दे या फिर बाहर कुछ भी हो जाए, लेकिन कमरे से बाहर मत निकलना सर। अब उसकी बकवास सुनकर मुझसे रहा न गया और मैं उस पर चिल्लाया, बस करो अब, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। जितना काम किया गया हो उतना ही काम किया करो। मेरे चिल्लाने के बाद वो दौड़कर नीचे चला गया। फिर मैंने अपना सारा सामान कमरे में रख दिया
और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर मैं बाहर आ ही रहा था कि मुझे दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई दी। अब मुझे बहुत ही गुस्सा आया। यह जरूर वही लड़का होगा। मैंने घड़ी में देखा तो ठीक 12 बज चुके थे और फिर घड़ी में देखने के बाद मुझे उस होटल बॉय की बात याद आ गई कि रात 12 बजे से 3 बजे के बीच कुछ भी आवाज सुनाई दे या फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन कमरे से बाहर मत निकलना। एक तो पहले से ही इस होटल के बारे में मैंने कई किस्से कहानियां सुनी थी, पर अब मेरी हालत ऐसी थी कि इतनी रात को मैं कहीं नहीं जा सकता था। मैं थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और उसके बाद मुझे दरवाजे पर कोई भी दस्तक सुनाई नहीं दी, इसलिए मैंने फिर दरवाजा नहीं खोला और जाकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मैंने तब नीचे रिसेप्शन पर फोन किया। कमरा नंबर 203 से बोल रहा हूँ, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए है क्या? तो उस मैनेजर ने कहा, नहीं सर, किचन बंद हो चुका है। तो मैंने फिर उससे कहा, अच्छा कोई जूस वगैरह कुछ तो होगा? तो उसने कहा, सॉरी सर, पर रात 12 से 3 बजे के बीच में हम कोई भी सर्विस नहीं देते। मैंने गुस्से में फोन रख दिया। मैं इतना थका हुआ था कि कब मेरी आंख लग गई मुझे भी पता नहीं चला, पर कुछ ही देर में मुझे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज सुनकर पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में बड़बड़ा रहा हो, बिल्कुल कानों के पास। पर जब आंख खुली तो देखा कि आवाजें बाहर के किसी कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर किसी कमरे में किसी का झगड़ा चल रहा हो। इतनी रात को कौन पागल बाहर था क्या पता। मैंने फिर अपनी आंख बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की मुझे वो आवाजें फिर से मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मैंने झट से आंख खोली और लाइट चालू की, पर आसपास कोई नहीं था। अब मेरे मन में बाहर जाकर देखने का ख्याल आया, लेकिन फिर उस होटल बॉय की बात याद आ गई। घड़ी में देखा तो 1 बजने के लिए बस कुछ ही मिनट बाकी थे। वो अजीब आवाज अब भी आ रही थी, तो मैं धीरे से दरवाजे के पास चला गया। मैं दरवाजा खोलना तो नहीं चाहता था, तो मैंने दरवाजे के की होल से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर सब तरफ लाल लाल नजर आ रहा था। वो देख मैं थोड़ा घबरा गया। ये क्या है? क्योंकि मुझे ठीक से याद आ रहा था कि जब मैं कमरे में आया था तो बाहर कुछ भी लाल चीज नहीं थी, सब व्हाइट या क्रीम कलर का था। तो फिर मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखने का मन बनाया। मैंने धीरे से थोड़ा सा दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो बाहर सब ठीक था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो लाल रंग का हो। और तभी सामने के कमरे से आने वाली आवाजें भी अचानक से थम गई। तो मैंने हिम्मत कर दरवाजे के बाहर थोड़ा सा झुककर पैसेज में दाएं बाएं देखा, पर कहीं कोई भी नहीं था। तो फिर मैं हिम्मत कर फिर से उस सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा। मैंने फिर एक बार अपने दाएं बाएं देखा और उस कमरे में झांकने की कोशिश की। मैंने उस कमरे की दरवाजे की की होल से अंदर झांक कर देखा, पर वहां भी अंदर सब लाल लाल नजर आ रहा था। ये क्या पागलपन है? यह सब मुझे लाल लाल क्यों नजर आ रहा है? और तभी अचानक किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा खोलते ही मुझे बिजली का झटका सा लगा। मैं भागकर वापस अपने कमरे में आ गया और जाकर बिस्तर में लेट गया। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। एक बात से मैं काफी डर गया था। सामने के कमरे का जब दरवाजा खुला तो अंदर कोई भी नहीं था। तो फिर दरवाजा किसने खोला? कुछ देर में बस बैठा रहा, अपने आप को शांत किया और फिर अपने कमरे के दरवाजे के पास चला गया और फिर से उस की होल से बाहर देखा। तो फिर से मुझे सब लाल लाल नजर आ रहा था। अब मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। न जाने मेरे साथ ये क्या हो रहा था। दरवाजा खोलने पर तो सब ठीक नजर आ रहा था, पर दरवाजे की होल से देखो तो सब लाल नजर आ रहा था। मैंने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। रात के 1:10 हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि इन सब चीजों को नजरअंदाज करना ही ठीक होगा और ऐसा कहकर मैं बिस्तर पर लेट गया। उसके बाद मैंने बाहर से कई चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, लेकिन मैंने किसी भी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे तैसे मेरी आंख लग गई। सुबह उठा तो 10 बज चुके थे। मैंने फिर मैनेजर को फोन किया और चेकआउट करने के बारे में बताया और फिर मैं अपनी तैयारी कर नीचे चला गया। अपने कमरे की चाबी मैनेजर को देते हुए मैंने उससे पूछा, अरे वो रात वाला लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा? तो उसने कहा, सर वो नाइट में था, अब उसकी छुट्टी हो गई है। क्यों, क्या हुआ सर? मैं
कुछ नहीं, ऐसा कहकर बाहर जाने ही लगा था कि थोड़ा आगे जाकर मैं फिर रुक गया और फिर से पीछे आकर उस मैनेजर से कहा, आपसे एक बात पूछनी थी, सच सच बताओगे? जी जरूर सर। अच्छा, ये कल रात मुझे यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उस मैनेजर ने कहा, तकलीफ के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, पर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ। और फिर मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने अपने रजिस्टर में मेरा नाम और कमरा नंबर चेक किया। वो देख वो चौंक गया। मुझे माफ कीजिए सर, अगर रात को मैं ड्यूटी पर होता तो कभी भी आपको वो रूम नहीं देता। क्या? पर वहां प्रॉब्लम क्या है? पिछले साल एक पागल इंसान ने एक लड़के को वहां मार दिया था और इतना ही नहीं, उसके खून से सारा पैसेज रंग दिया था। तब से वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने तो उस लड़के को देखा भी है, उनमें से मैं भी एक हूं। क्या मतलब वहां भूत है? कहना तो नहीं चाहता सर, पर हाँ, ये बात सच है। और यह भी कि वो हर किसी को अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करती है जहां उस लड़की की मौत हुई थी। तीसरे फ्लोर पर सभी कमरों में जो कोई भी रहता है वो उसे घूरती रहती है। तो मैंने उसकी बात को तोड़ते हुए बीच में ही कहा, अरे हाँ, और एक अजीब बात मैंने कल रात नोटिस की थी। जब मैंने अपने कमरे के की होल से बाहर देखा तो सब मुझे लाल लाल नजर आ रहा था, पर जब मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो सब ठीक ठाक था। मैंने उस कमरे के की होल से भी अंदर झांक कर देखा तो वहां भी सब लाल लाल नजर आ रहा था। इतना कहते ही मैनेजर ने एक लंबी सांस ली और ऊपर देख जैसे भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मुझसे बोला, साहब आप बाल बाल बच गए। वहां कुछ भी लाल नहीं है सिवाय उस लड़की की आंखों के। मतलब आपने बाहर जो देखा वो उसकी आंख थी जो आप पर नजर रख रही थी। मैनेजर की बात सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बात सुनकर मैं झट से होटल से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था। एक बात साफ थी कि अब कभी भी इस ग्रैंड सिटी होटल में मैं अपना कदम नहीं रखूंगा।